नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, इस नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। एक वीडियो मैंने पहले डाला था जिसमें मैंने बर्न इंजरी के बारे में कुछ डिस्कस किया था। हमारे देश में बहुत कॉमन इंजरी है, बहुत सारे लोग जल जाते हैं, उनमें से करीब 6 से 7 लाख लोगों को भर्ती की आवश्यकता हो जाती है और इलाज करने वाले डॉक्टरों की बहुत कमी है, बर्न बेड्स की बहुत कमी है। अब उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि बर्न बहुत प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है, एसिड बर्न्स होते हैं, कॉन्टैक्ट बर्न्स होते हैं, स्काल्ड बर्न्स जिसमें गर्म पानी या गर्म तरल पदार्थ शरीर पे गिर जाने की वजह से जल जाते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की बर्न इंजरीज होती हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बर्न का मॉडर्न मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। लोगों के मन में बहुत सारे तरह की धारणाएँ हैं कि बर्न इंजरी में इस तरह की मलहम इस्तेमाल होती है या उस तरह की मलहम इस्तेमाल होती है, भर्ती की आवश्यकता कभी होती है कभी नहीं होती है। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बर्न मैनेजमेंट एक टीम का काम होता है जिसमें उस टीम को हेड करने वाला डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन होता है। इसके अलावा इंटेंसिविस्ट जो गहन चिकित्सा इकाई का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो, फिजिशियंस, अगर बच्चों को जला है तो बच्चों के डॉक्टर जिनको हम पीडियाट्रिशियंस कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इस प्रकार से एक बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है इस बर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ बर्न जो है अगर पेशेंट को होता है तो बहुत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। हम 2 प्रकार से बर्न इंजरीज को डिवाइड करते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंजरी मतलब कितना प्रतिशत हिस्सा जल गया है, और दूसरा कितना गहराई में जला है, सुपरफिशियल बर्न है या डीप बर्न है। अगर शरीर का बड़ा हिस्सा जला है तो वो भी गंभीर होता है, चाहे वो सारा हिस्सा सतही क्यों न हो। मतलब एक्सटेंसिव सुपरफिशियल बर्न भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि स्मॉल डीप बर्न एरिया। इन दोनों कंडीशंस में जान को खतरा होता है। अब कोई ये कहे कि 40% के ऊपर सीरियस होता है या 10% के ऊपर सीरियस होता है या 60% के ऊपर सीरियस होता है, ये बहुत जनरलाइजेशंस हैं। हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो भी बर्न इंजरी है उसको आवश्यकता होती है अच्छी केयर की, अन्यथा 10 से 15% बर्न पेशेंट्स भी हम लोग खो चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लापरवाही से इलाज किया गया है, उनको समय पे अस्पताल पर नहीं लाया गया है, उनको अलग अलग किस्म की मलहम लगाई गई हैं और साथ में दूसरी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है। सबसे कॉमन कॉज होता है बर्न पेशेंट्स के मृत्यु के लिए या डेथ के लिए इन्फेक्शंस, क्योंकि इतना बड़ा शरीर का हिस्सा होता है जो तैयार है बैक्टीरिया के बैठने के लिए, फंगस के इन्फेक्शन के लिए, और जितनी भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस बर्न में होती हैं वो हम सारी होने देने की गुंजाइश पैदा कर लेते हैं। तो निवेदन सिर्फ इतना ही है कि एक्सटेंट ऑफ बर्न का आइडिया सबको होना चाहिए। अगर हम शरीर को 100% माने तो परसेंटेज के हिसाब से 10%, 20%, 30%, ऐसे हर दहाई में जो भी बर्न परसेंटेज बढ़ता जाता है वो शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खतरा पैदा करता जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न 10% से कम भी हो तो भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजरी चमड़ी पे नज़र नहीं आती, कई बार अंदर ही अंदर से बहुत तेज़ी से हड्डी के ऊपर से बहती हुई अंदर की मांसपेशियों को सड़ा देती है। तो आपको ऊपर से हाथ बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर से इतना तेज़ी से सूजन आके अंदर की मांसपेशियों को सड़ाता है कि हमको पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए गोल्डन आवर का प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत के 6 घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी सर्जन, कोई भी प्लास्टिक सर्जन या कोई फिजिशियन जिनको जले मरीजों के इलाज का अनुभव हो, उनको हमने दिखाना चाहिए। उनके गाइडेंस को सुपरसीड न करते हुए उनने जैसा बताया है उस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। बर्न पेशेंट में बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि घावों को बंद रखना चाहिए या खुला रखना चाहिए। रिसर्च ने ये कॉन्क्लूसिवली प्रूव किया है कि घावों को बंद रखना चाहिए। जब हम बाकी सारे घावों की ड्रेसिंग करते हैं तो बर्न वुंड्स को खुला छोड़ने की क्या मतलब है। हर बर्न वुंड को बंद करना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ वेरिएशंस होते हैं। जैसे चेहरे के ऊपर अगर कोई आँख के आसपास के इलाके में छोटा मोटा जल गया है, या गर्दन के आसपास या चेहरे के गाल के आसपास, तो हम उसको खुला छोड़ के उसके ऊपर मलहम लगा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर 2 पैरों के बीच के हिस्से में जहाँ पे ड्रेसिंग करना संभव नहीं होता, तो वहाँ पे भी हम कोई ना कोई एंटीबैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल करके उस हिस्से को खुला छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
ऑटोक्लेव डायपर, मतलब ऐसा डायपर जिसको हमने कीटाणु रहित कर दिया है, उसको हम कवर करके उस हिस्से को बंद कर देते हैं। तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज ड्रेसिंग। हर बर्न वुंड को क्लोज ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है। कौन सी मलहम लगाना है, किस प्रकार से ड्रेसिंग करनी है, ये निर्णय सर्जन या प्लास्टिक सर्जन के हाथ में छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है, जो गूगल के माध्यम से हमको मिलती है, वो इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि लोग इस जिरह में ही फंसे रह जाते हैं कि कौन सा मलहम इस्तेमाल करना है। बेसिकली सारे मलहम जो भी बर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, दे आर ऑल एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स। बहुत प्रकार की क्रीम्स अवेलेबल हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें हम लोग एक्सटेंसिव बर्न पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम। ये सिल्वर आयंस रिलीज़ करती है और इसके साथ में इसमें सल्फाडाइजिन मॉइटी होती है। ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी होती है बर्न पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा बहुत सारी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स हैं, बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसिंग टेक्निक्स आई हैं, लेकिन किसी भी ड्रेसिंग टेक्निक से ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन बर्न पेशेंट के मैनेजमेंट में नहीं आया है। जो पहले था उसमें धीरे धीरे करके बदलाव आता जा रहा है। लेकिन जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है किसी भी बर्न पेशेंट की ड्रेसिंग का, कि बर्न की ड्रेसिंग के समय पेशेंट को तकलीफ ना हो, जो ड्रेसिंग हुई है उससे मॉइस्चर अंदर मेंटेन रहे। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा तो नई नाजुक त्वचा बन नहीं पाएगी। अगर हमने उस हिस्से को सूखा छोड़ दिया तो जो नरम त्वचा है वो बन नहीं पाएगी। तो इसलिए हमको मॉइस्चर रिटेनिंग ड्रेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उनमें कुछ बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेस से बनाई जाती हैं, जिनमें एक कॉमन सोर्स होता है कोलाजन ड्रेसिंग्स, जिसको हम लोग अलग अलग किस्म की टेक्निक से कोलाजन्स को एक्सट्रैक्ट करके और उसकी शीट्स या मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोलाजन ड्रेसिंग्स जो हैं वो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें जला हुआ हिस्सा सतही है। अगर गहरा बर्न है तो उन जले हुए हिस्सों को, जो गहरे जल गए हैं, हम लोग तीसरे या चौथे दिन या पाँचवें दिन ऑपरेशन के माध्यम से हटा देते हैं। जो घाव बनता है उसको या तो हम तत्काल उसी समय, अगर शरीर अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, तो उसी समय चमड़ी चिपका के स्किन ग्राफ्टिंग की टेक्निक के माध्यम से उसको ठीक करते हैं। अगर पेशेंट की परिस्थिति ऑपरेशन करने लायक नहीं है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि एक्सटेंसिव बर्न इंजरी में जनरल कंडीशन अच्छी न होने की वजह से, बेहोशी न दे पाने की वजह से हमको कन्वेंशनल ड्रेसिंग्स करनी होती हैं। फिर उसके बाद जब वो जली हुई चमड़ी जो मर चुकी है वो अलग होती है, जब नया घाव बनता है, उसके बाद फिर हम उसको सेकेंडरी स्किन ग्राफ्टिंग के तरीके से भरने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत कौतूहल होता है कि कौन से पेशेंट में चमड़ी चढ़ाने का ऑपरेशन की आवश्यकता होती है और बंद रखना है घाव को या खुला रखना है। कई लोगों की तरफ से ये फीडबैक मिलता है कि अगर हमने घाव को बंद रखा तो ये बफा जाएगा, इसका मतलब उसके अंदर हीट ट्रैप हो जाएगी। ये सब अपने मन की कुरीतियाँ हैं, ये सब सही नहीं है। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो मॉडर्न साइंस है वो बहुत सारी रिसर्च के बाद बाहर आता है। उसके ऊपर इतने सारे पेशेंट्स के ऊपर का डेटा निकाल के और उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और उसके बाद ये विधियाँ आपके सामने लाई जाती हैं। उसके माध्यम से जब हम इस बात को रखते हैं तो पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट का वुंड हीलिंग की प्रोसेस जो जल्दी फास्ट हो सकती है, उसके लिए हमको क्लोज ड्रेसिंग्स करना आवश्यक हो जाता है। हम अगर साधारण भाषा में बात करें तो अगर कोई घाव 20 से 25 दिन में भर जाता है तो वो सुपरफिशियल बर्न है, और अगर किसी घाव को 1 महीने में भी अगर भरने की प्रक्रिया नहीं हुई है और वो घाव गहरा होता जा रहा है, इसका मतलब वो शुरुआत से ही डीप बर्न था, या ट्रीटमेंट के दौरान उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो गहरा हो गया है। अब दोनों परिस्थितियों में अगर सुपरफिशियल बर्न है तो 20 से 25 दिन में भर जाएगा। अगर वो डीप बर्न है तो हमको कहीं से चमड़ी लेके और उसको चिपकानी पड़ेगी, जिसको हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये हो गया सिंप्लीफाइड तरीका बर्न वुंड मैनेजमेंट को समझाने का। ये जो प्रक्रिया पूरी होती है इसमें कभी कभी 15-20 दिन, कभी 1 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 3-3 महीने तक पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता होती है। जब हम किसी पेशेंट को महीनों भर्ती रखने की बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि उसके शरीर के ऊपर बड़े हिस्से में ड्रेसिंग होती है, उसको पीड़ा होती है, उसके चारों तरफ नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स का राउंड्स होते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम फोबिया बोल सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ये सब होने के संभावनाएं होती हैं। एक और समस्या है जिसको हम लोग बर्न साइकोसिस या पोस्ट बर्न साइकोसिस ये बोलते हैं, ये हमारे देश में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है।
इसलिए जो एडमिटेड पेशेंट होता है या जो पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाता है, उन पेशेंट्स को भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। कई बार ये पेशेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार इन पेशेंट्स को साइकोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इन सब को दवाइयों के माध्यम से, साइकोथेरेपी के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम एक्यूट बर्न केयर कर रहे होते हैं तो उस समय पेशेंट को बहुत सारे अन्य कॉम्प्लिकेशन, जिनको हम लोग मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, उनके होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लंग इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी पे जोर आता है तो किडनी शटडाउन में चली जाती हैं। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमको फिजिशियन इंटेंसिविस्ट की बहुत आवश्यकता होती है। डे टू डे केयर में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोगों का काम होता है घावों के बारे में देखभाल करना, और फिजिशियन इंटेंसिविस्ट का काम होता है शरीर की बाकी कॉम्प्लिकेशंस को न होने देना। तो फिजियोथेरेपी, फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, इन सब के माध्यम से हम लोग घावों को भरने का, पेशेंट को जल्दी घर भेजने का, पेशेंट को लगभग कंप्लीटली रिहैबिलिटेट करने का एक जो टीम वर्क है, इसको हम बाईपास करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि हम इसकी ड्रेसिंग करके घाव को भर दें, तो ये उसका एम नहीं होता है। हमारा एम ये होता है कि पेशेंट पूरी तरह ठीक भी हो, उसके घाव कम से कम कुरूप दिखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले की तरह नॉर्मलाइज हो जाए, उसको किसी भी तरह से हाथ पैरों का टेढ़ापन ना हो, गर्दन की चिपकान ना हो, उंगलियां आपस में चिपक न जाएं। इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्चर्स बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। वो मेहनत करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोग हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। फिजियोथेरेपी की मदद के बगैर न तो हम चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस या लंग कॉम्प्लिकेशंस रोक सकते हैं, और न ही पेशेंट को हम कम्प्लीटली बाद में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब पेशेंट का पूरी तरह से पुनर्वसन करना। पुनर्वसन की प्रक्रिया जटिल होती है। अगले 4 से 6 महीने का समय लगता है, जिसमें पेशेंट कंप्लीट रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस से गुजरता है। वो अपना पुराना जितना भी पावर होता है जो उसने गंवा दिया है एक्यूट बर्न केयर के समय, उसको वापस लेने की कोशिश करता है। उसमें हम लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की, न्यूट्रिशनिस्ट्स की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि बर्न केयर में, बर्न केयर मैनेजमेंट में हमको कितनी बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। बहुत लंबे समय तक पेशेंट का इलाज करना होता है, पेशेंट को कम्प्लीटली रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करनी होती है। अगर ये संभव हुआ तो हम उसको हासिल करते हैं, नहीं संभव हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको हमसे कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हम लोगों का यूट्यूब चैनल।